आप सभी को नमस्कार। आज हम कोरोना जनित वैश्विक स्तर पर एक विषम और विकट स्थिति में आपसे संवाद कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका निरंतर विमर्श का विषय रहा है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसे युवा देश कहा जाता है। हमारे देश की 60% से अधिक आबादी युवाओं की है और ऐसे में भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा मायने रखती है। राजनीति वह विधा है जिसमें समाज को व्यवस्थित करके विकास की धारा में गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे समुदाय को नियंत्रित, नियोजित और निर्देशित करते रहते हैं। उन ऊंचाइयों पर जाने के लिए जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः प्रस्फुटित हो और मनुष्य अपने विराट रूप में दिखलाई दे, जिसमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो। और यह सारी व्यवस्था राजनीति जनित होती है। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। वह संभावनाएं जो हमारे स्वत्व को, निजत्व को और हमारे यत्ता को अर्थात अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। वह संभावनाएं जो हमारे अंदर की रचनात्मक वृत्ति और प्रवृत्ति को फलक पर लाती हैं, धरातल पर लाती हैं और हमारे द्वारा कुछ ऐसा करा देती हैं जिससे हम इतिहास पुरुष बनते हैं। इसलिए राजनीति संरचनात्मक विज्ञान है। इसे गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज तो कहते ही हैं, साइंस ऑफ आर्किटेक्ट या आर्किटेक्टोनिक साइंस कहते हैं, जिसमें निरंतर निर्माण है, रचना है और इस रचना में परिवर्तन और परिवर्धन है। इसलिए राजनीति बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। लेकिन जब वैश्विक व्यवस्थाओं के बारे में हम विचार करते हैं और देश के अंदर भी राजनीतिक चेतना और राजनीतिक क्रिया पर विचार करते हैं तो लगता है कि राजनीति हमें वह सत्ता देती है जिसके माध्यम से हम कल्याण और सुधार करते हैं। जहां सत्ता की बात आती है तो फिर राजनीति की परिभाषा बदल जाती है। राजनीति सत्ता का खेल है और सत्ता के लिए संघर्ष है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द स्ट्रगल फॉर पावर। ऐसा विश्व धरातल पर भी है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के अंतर्गत व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए भी ऐसा ही विधान है। लेकिन यह संघर्ष होता है सत्ता के माध्यम से शक्ति अर्जित करना और शक्ति के माध्यम से सुंदर भविष्य बनाना और वर्तमान को निखारना। यह राजनीति का खेल होता है। भारतीय संदर्भ में राजनीति का आदर्श स्वरूप कल्पित, वर्णित और निरूपित है। एक परिभाषा है जिसका उल्लेख तत्व कलानिधि में मिलता है। अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्षसूत्रम फलम बिभ्रद अन्नाहारम कमंडलुम। यह धवल है, इसमें दोष नहीं होता। इसकी वाणी प्रिय होती है, मधुर होती है और यह परिश्रम का फल देने का विधान है। इसके द्वारा सतत अन्न की व्यवस्था होती है, अर्थात देश के अंतर्गत कोई भूखा न रहे, अभावग्रस्त न रहे। इसमें अक्षसूत्र है, इसमें निरंतर साधना है लोक कल्याण के लिए और इसमें निरंतर प्रवाह है जीवन का, जीवंतता का। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ राजनीति की मानी गई है। इसलिए राजनीति हमेशा धवल है, हमेशा रचनात्मक है, क्योंकि यह भारतीय व्यवस्था की राजनीति है। भारत वह देश है जिसे हम ज्ञान भूमि कहते हैं, ध्यान भूमि कहते हैं और लक्ष्य संधान भूमि कहते हैं। ज्ञान से बहुत कुछ पा सकते हैं, ध्यान से बहुत कुछ पा सकते हैं और लक्ष्य संधान पर हम परिश्रम के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति के जो आधार स्तंभ हैं उनमें आध्यात्मिकता है, उनमें कर्मशीलता है, उसमें निरंतरता है और परिवर्तनशीलता है। ऐसा इसलिए है कि जो व्यवस्था, जो प्रवाह है परिवर्तनशील नहीं है, समयानुकूल नहीं है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए सब कुछ साथ साथ चलता है। आध्यात्मिकता अर्थात हम हमेशा
अपने लक्ष्य के साथ, परिवेश के साथ नैतिक मूल्यों को रखते हैं, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का समावेश करते हैं। कर्मशीलता अर्थात हमारी जो मान्यता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको हम साथ लेकर चलते हैं कि सब कुछ परिश्रम से ही प्राप्त होना है। बिना परिश्रम के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और बिना परिश्रम से जो प्राप्त है वह क्षणिक होता है और सुखकर भी नहीं होता। इसमें निरंतरता है। हमारी संस्कृति सनातन है, हमारी व्यवस्था सनातन है, यह राष्ट्र भी सनातन है। एक ऐसा राष्ट्र जहां आने के लिए देवता भी तरसते हैं, और जिस भूमि को हम माँ के समान सम्मान देते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, इसमें समयानुकूलन है। समय के साथ चलने की व्यवस्था, विधान और विचार है कि हम समय के साथ चलें। इसलिए हर युग का अपना एक धर्म होता है, जिसे युग धर्म कहते हैं। युगानुरूप आचरण, और आचरण के साथ साथ धर्माचरण, और धर्म का आशय है कि जिसे हम धारण करते हैं, अर्थात हमेशा हम मानवीय मूल्यों को धारण करके चलें। यह भारत भूमि की राजनीति है। इस राजनीति में सब कुछ है, पूरी संभावना है, संस्कार है और आगे बढ़ने का निरंतर आधार है। और इस राजनीति को चलाने वाले हमारे तमाम नायक हुए हैं, जिन्हें हम आदर्श के रूप में देखते रहे। तमाम आदर्श सिद्धांत हैं जिन्हें हम लेकर चलते रहे। अगर हम एक ध्येय वाक्य की बात करें तो भारतीय राजनीति सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है कि इसमें सभी सुखी हों, और इसीलिए यह चिंतन की चिरंतन धारा कही जाती है भारतीय राजनीति, जिसमें सुचिता है, संस्कार है और चरय वेद का भाव है, निरंतर चलते रहने का भाव है। और इस राजनीति में हम संचालित होते हैं उस विधान से जिसे संविधान कहते हैं। संविधान को कहा जाता है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यह एक देश का सर्वोच्च कानून होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इसके लिए बहुत सुखद और सर्वमान्य ध्येय वाक्य दिया कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इसके समान, इसके समानांतर और इसके समकक्ष कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जहाँ तक व्यक्ति की व्यवस्था की बात है। इसलिए हम इस धर्म ग्रंथ से संचालित होते हैं। इसमें जो लिखित निर्देश हैं, जो हमारे लिए अधिकार और कर्तव्य का विधान है, उससे हम संचालित होते हैं। यह हमारी संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जिसे हम भारतीय राजनीति कहते हैं। इस राजनीति के ख्यातिलब्ध नायक जिनका प्रातः स्मरण करें तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। उन नायकों का उल्लेख क्रमशः जब युवा संदर्भ आएगा तो मैं आपसे करता रहूँगा। आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन का आधार हमेशा युवा ही होता है, क्योंकि युवा उस दहलीज पर खड़ा होता है जिसकी कामना और जिसकी प्रार्थना हम सभी करते हैं। उस दहलीज को हम तरुणाई की दहलीज कहते हैं। तरुणाई की कामना हर व्यक्ति करता है, और जिसके पास नहीं है उसके अंदर वह भाव रहे, इसकी प्रार्थना भी करता है। कारण कि तरुणाई में ही अंगड़ाई निहित है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, यह करने का भाव सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक होता है। इसीलिए युवाओं के जो आभूषण हैं उन्हें हम जोश, जज्बा और जुनून कहते हैं। उनमें जोश होता है, जज्बा होता है और जुनून होता है। जोश के साथ एक और आवश्यकता होती है जिसे हम होश कहते हैं। बिना होश के जोश का कोई अर्थ नहीं होता, या कह लें कि अगर परिधि में ना हो तो यह जोश व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो परिधि होता है इसका, वो हमारा होश होता है, चिंतन, कि हम हमेशा विवेक के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें। मानव जीवन में और विशेषकर युवाओं के जीवन में 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं। पहली ऐषणा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त होती है। आहार, आवास और आवरण, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दूसरी ऐषणा हमारे मन से संबंधित है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, कि हम अपने विषय में जानें, अपना ध्येय जानें, अपने समाज को समझें
अपने राष्ट्र को समझें। तीसरी ऐसा इन दोनों को जोड़ने वाली स्थिति से होती है जिसे हम विवेक कहते हैं, कि हमेशा हमें सुविचारित निर्णय ही लेना चाहिए और कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, कार्य करने के बाद भी हमें सोचना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक पूर्ण व्यक्ति बन सकेंगे। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आजकल जिसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहते हैं, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस परिवर्तन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा से परिवर्तन करने वाले बहुधा युवा ही रहे हैं। गांधी, सुभाष, आज़ाद, तिलक, भगत सिंह, इन सभी ने अपने अपने समय में जब परिवर्तन का अभियान चलाया तो इसमें कोई बुजुर्ग नहीं था, ये सभी युवा ही थे। अर्थात परिवर्तन के कारक और कारण युवा ही होते हैं और हर युग में कुछ नायक होते हैं जिनके आधार पर हम परिवर्तन की पताका को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज दुनिया के स्तर पर राजनीति का एक महानायक है जिसे हम भारत का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित करते हैं, जिन्हें माननीय मोदी जी के रूप में हम सभी देखते हैं, जिनके मन में मनुष्यता के रक्षण, संरक्षण और संवर्धन का संकल्प है। पूरी दुनिया में जो विद्यमान आपदा है इसका निराकरण ही नहीं, कैसे इसका निर्मूलन किया जाए, जिसके चिंतन में वह निरंतर लगे हैं और पूरी दुनिया को आलोकित कर रहे हैं अपने व्यवहार से, अपनी दृढ़ता से और मानवता के कल्याण के प्रति अपने समर्पण से। आज भारत में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी सत्ता प्रतिष्ठान हैं, उनका नेतृत्व करने वाले सभी के मन में इस समय केवल भारत और केवल भारत है और सभी इसमें लगे हुए हैं। इसी में एक कर्मयोगी भी हैं जो राजनीति की साधना कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर आप कभी थकान नहीं देख सकते। तो यह ऐसे नायकों की भूमि है जिनकी परंपरा को लेकर के आपको आगे बढ़ना है उस मुकाम पर जिसे हम ऊंचाइयों का मुकाम कहते हैं और जिसे हम पूर्णता का मुकाम कहते हैं। हम उस ध्येय को लेकर आगे बढ़ें कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है। अब हमें इसे महानतम लोकतंत्र बनाना है और इसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र का संचालन पक्ष और विपक्ष के द्वारा होता है। हमारे देश की राजनीति में मतभेद के लिए अस्थायी स्थान है, लेकिन मनभेद के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसी से हमारा समाज भी चलता है। साथ साथ चलने की प्रवृत्ति के कारण और साथ साथ चलने की जो प्रवृत्ति होती है, यह मनभेद को अस्वीकार करती है, मतभेद को स्वीकार करती है। तो यहाँ हमें लोकतंत्र के संचालन में अपना विचार रखना है, दूसरे के विचार का भी सम्मान करना है और जो लोकहित का विचार है उसे ही हमें स्थापित करना है और ले करके आगे बढ़ना है। लोकतंत्र के सफल संचालन में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुधा जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में चिंतन करते हैं तो कहा जाता है कि राजनीति अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, राजनीति कभी खराब सह हो ही नहीं सकती। व्यवस्था देने का काम, सुधार करने का काम और सबको अवसर देने का काम राजनीति करती है, राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान करते हैं। अगर इसमें कहीं कमी दिखती है तो इसलिए कि अच्छे लोगों को जिस उत्साह के साथ राजनीति में आना चाहिए वह उत्साह कहीं कम हो गया है। आप युवा लोग इसके बारे में ज़रूर विचार करें। राजनीति में आना अच्छाई का द्योतक है और इसको अच्छाई की सीमा तक ले जाना यह आपका ध्येय है, आपका कार्य है और यह आपका मंतव्य भी होना चाहिए। लोकतंत्र का सफल संचालन कैसे हो? चुनाव में हम खूब ज़्यादा भाग लें, जितनी अधिक हमारी भागीदारी होगी उतना अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए लोकतंत्र का संचालन युवाओं के लिए प्रथम ध्येय होना चाहिए और इसी से किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता व्यवस्था संचालित होती है। मुझे बहुत खुशी है कि इस देश के युवा लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन में हमेशा अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। हमारी व्यवस्था कैसे चले,
व्यवस्था के उपादान कैसे चलें और इन उपादानों का प्रकृति के साथ समायोजन कैसे हो, यह हमारी भूमिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सभी में आपके लिए निश्चित स्थान है। युवा ही इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य लेकर प्रवेश करना चाहिए कि वह लक्ष्य हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखे कि हमसे अपेक्षाएं क्या हैं और किन की है। पहली अपेक्षा परिवार की होती है, दूसरी अपेक्षा समाज की होती है, और तीसरी अपेक्षा राष्ट्र की होती है, और चौथी और सर्वोपरि अपेक्षा मानवता की होती है कि आपसे इन सभी की कैसी अपेक्षाएं पूरी होनी हैं। जब आप इसका निरंतर ध्यान रखेंगे तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, सत्ता के जो क्षेत्र हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो, शासन प्रशासन हो, अभियांत्रिकी हो, भेषज का क्षेत्र हो, कला विज्ञान साहित्य का क्षेत्र हो, जहाँ भी आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उत्कृष्ट कार्य ही करेंगे। यह आपकी ही भूमिका है, और जब आप ऐसी भूमिका में सफल होंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप अनुकरणीय बन जाएंगे। राजनीति विभाजन के लिए नहीं होती है, राजनीति जोड़ने के लिए होती है। इस देश में समाज के जो भी स्तर हैं, जिस किसी भी प्रकार का समाज है और जिस भौगोलिक व्यवस्था में रहने वाला समुदाय है, सबको जोड़ना, प्रगति पथ पर ले आना और उपलब्धियों का लाभ सभी तक पहुंचाना, यह राजनीति का ध्येय है। और इस ध्येय को पूरा करने वाले सिर्फ युवा और युवा ही होते हैं। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रगति के दौर में अवसर से जो वंचित लोग हैं, उन्हें हम अवसर के राह पर कैसे ले आएं और अवसर उन्हें कैसे सुलभ कराएं, यह देखना हमारा ध्येय होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा के कारण ही युवा जाने जाते हैं, उनकी तरुणाई जानी जाती है, जिसमें बहुत उल्लास के साथ तरुण लोग नारा भी लगाते हैं, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है, यह दूसरा नारा होना चाहिए। आमतौर पर हम लोग जो दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे, उसका उल्लेख मैं नहीं कर रहा, उसका प्रयोग नहीं करना होता है। चढ़ाई का आशय कि हमें क्रमशः आगे बढ़ना है और चढ़ना है किसके ऊपर, जो कमियां हैं उनके ऊपर चढ़ जाना और उनको गर्त में पहुंचा देना है। जो अभाव है उसे गर्त में पहुंचाना है, किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए और किसी भी प्रकार का अभाव न रह जाए और सद्भाव का परिवेश सृजित हो जाए, यह देखना है। यह लक्ष्य बड़ा है, ऊंचा है, तो उस पर हमें चढ़ाई करनी है, जहां मानवता सुरक्षित रहे, निरंतर हर्षित हो और प्रकृति में ऐसा विन्यास हो कि वह हमेशा आपको पुष्पित दिखे। इसलिए संतुलन होना चाहिए, पुरुष और प्रकृति के बीच में समन्वय होना चाहिए। प्रकृति के जितने भी अवलंब हैं, उपादान हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जब हम प्रकृति बंधन करेंगे और संस्कृति बंधन करेंगे तो समाज में जो लैंगिक भेदभाव है यह समाप्त हो जाएगा, जो प्राकृतिक असंतुलन है यह समाप्त हो जाएगा, और साथ ही जो हमारे संस्कृति की विशेषता है, हर्षोल्लासिता, उत्सव धर्मिता, यह हमेशा आपको मिलती रहेगी और आपके द्वारा आने वाली पीढ़ी को भी मिलती रहेगी, आपके समकक्षों को मिलेगी, आपसे जो आगे हैं उनको मिलेगी। यह ध्यान रखना युवाओं का काम होता है। इस दिशा में हम बढ़ते हैं। जो विज्ञान की विधा में जाएंगे, उन्हें देखना है कि विज्ञान का चमत्कार समाज के परिष्कार के लिए हो, उन लोगों के उद्धार के लिए हो जो अभी आगे नहीं आ पाए, यह कभी संहार के लिए न हो। इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। कभी कभी दुनिया में एक बड़ी विकट स्थिति होती है और बहुधा होती है युवाओं के रोजगार से संबंधित। जो रोजगार में युवा हैं उन्हें इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो भाई छूट गए हैं पीछे, जो नहीं पढ़ पाए हैं, आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाएं। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, उन्हें बढ़ाएं। जो बढ़ना चाहते हैं बढ़ नहीं पाते, तो ऐसे में हम कईयों को रोजगार देने की स्थिति में होंगे। शासन रोजगार सृजन करता है, लेकिन शासन का काम केवल सत्ता तक ही नहीं है, उसके हम सभी भागीदार होते हैं। इसलिए सभी को सोचना चाहिए।
रोजगार के साथ ही साथ जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उस पर भी हमें विचार करना है, जिसके लिए सत्ता प्रतिष्ठान निश्चित रूप से क्रियाशील रहते हैं, संसाधन जुटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समय के साथ मांग बढ़ती जाती है, मांग और पूर्ति में भी संतुलन हो यह भी देखा जाना चाहिए। इसलिए निर्माण की जो व्यवस्था होती है उसे समयानुकूल और देशानुकूल अवश्य होना चाहिए, जहां हर व्यक्ति के लिए काम का अवसर हो, जहां हर खेत के लिए पानी की व्यवस्था हो और हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता दिखलाई दे। ये हमारा ध्येय होता है और राजनीति के माध्यम से इस ध्येय की प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रमशः आगे बढ़ते जाना ही युवाओं के मन का भाव होता है और यह भाव तब जाकर फलीभूत होता है जब हम अपने देश के कुछ आदर्श नायकों के वक्तव्य का ध्यान रखें। गांधी जी बहुधा कहा करते थे कि राजनीति की दिशा तय करने के लिए कुछ मानक होते हैं। उन्होंने 7 पापों का उल्लेख कराया। सभी तो आवश्यक नहीं है, लेकिन 2 पहला और अंतिम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन। बिना परिश्रम के वैभव की प्राप्ति यह पाप होता है। और आखिरी है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए सिन। बिना सिद्धांत की राजनीति पाप की तरह है। इसलिए आप जहां भी काम कर रहे हैं वो राजनीति से ही संबंधित है। आज पूरा परिवेश राजनीतिक परिवेश कहा जाता है। हम सांस भी लेते हैं तो राजनीति की ही सांस लेते हैं। कहीं भी इतना ज़्यादा महत्व है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार है राजनीति का। कोई घटना होती है तो हमें दिखलाई देता है कि उसमें राजनीति अवश्य है। अर्थात पूरा स्पंदन ही राजनीतिक स्पंदन है, ये महत्ता है। इसलिए इसमें सिद्धांत होने ही चाहिए। यह सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत हैं जो भारतीय मनीषा से निकले हैं, भारतीय मूल्यों से निकले हैं और जिसमें निरंतर आशा है, आशावादिता है कि हम अच्छा ही करेंगे। यह मान करके हमें आगे चलना है और निरंतर गांधी जी का भी ध्यान रखना है कि उनके जो सिद्धांत हैं आज की दुनिया में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सब जानते हैं एक मुकाम पर गांधी और भगवान बुद्ध एक जैसा बोलते हैं जब वो दोनों अहिंसा का उद्घोष करते हैं। परिवर्तन की 3 विधाएं हैं, कत्ल, करुणा और कानून। हिंसा जिसका संबंध कत्ल से है हमारी व्यवस्था में अमान्य है। इस पर कभी विचार भी नहीं करना चाहिए और अपने जीवन के किसी भी स्तर पर, किसी भी चरण में इसका व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। एक परिवर्तन का कारण है जिसे हम कानून कहते हैं। संवैधानिक परिवर्तन हमेशा अच्छे होते हैं। इसीलिए बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का समाधान संवैधानिक उपायों से होता है और इसे कानून का उपाय कहते हैं। हाल में देश में बहुत सारे ऐसे कानून बने जिसने हमारी पुरानी जड़ताओं को नष्ट कर दिया। हमारे देश में एकीकरण का वह भाव स्थापित कर दिया जो अन्यथा संभव ही नहीं था। वह कानून के माध्यम से परिवर्तन होता है और जो सर्वथा मान्य, योग्य और स्मृत्य जिसका स्मरण करें परिवर्तन है उसे करुणा का परिवर्तन कहते हैं। यह अहिंसा के माध्यम से ही आता है और करुणा संसार की सबसे अच्छी भावना है और आपका सर्वश्रेष्ठ गुण है जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। करुणा से जो प्राप्त सफलता होती है वो चिरस्थायी होता है। हमारे लिए तो सुखकर होता ही है और औरों के लिए भी सुखकर होता है। यह भारतीय राजनीति की मान्यता है जिसको आप साथ साथ लेकर चलते हैं और चलते रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सत्ता शासन की सफलता के सूत्र बताए भगवान बुद्ध ने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो सत्ता व्यवस्था सफल होती है उसके कुछ कारण हैं जिसे हमेशा हर युग में, हर काल में, हर अवधि में शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जल्दी जल्दी सभाएं करना। अर्थात सत्ता को चाहिए, सत्ता पर आसीन शिखर पुरुषों को चाहिए कि जन सामान्य से वो एक निश्चित अवधि में कई बार संवाद करे। संवाद से विश्वास बढ़ता है, संवाद से अपनी बात रखी जाती है और जब संवाद थमता है तो संशय बढ़ता है और संशय बढ़ता है तो असंतोष बढ़ता है और असंतोष
आंदोलन की राह पर चलता है और आंदोलन बहुधा अहिंसक हो, यह दावे के साथ नहीं कहा जाता। इसलिए संवाद होते रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत दिया कि शासन के कार्यों का मिलजुल कर संचालन होना चाहिए, अर्थात शासन ने कोई निर्णय लिया, कोई निर्देश दिया, कोई नियम बनाया, तो उसका पालन करना केवल सत्ता प्रतिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों का ही दायित्व नहीं है। यह जन सामान्य का भी दायित्व है कि शासन के नियमों का उसी तरह पालन करे जिस तरह शासन संचालन करने वाले लोग उसका पालन करते हैं। शासन को चाहिए कि ऐसे नियम बने जो पूर्णतः लोकहित के हों, लोकोपयोगी हों। एक सिद्धांत यह दिया कि निरंतर समाज के श्रेष्ठ पुरुषों बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। जिस व्यवस्था में अनुभवी दक्ष लोगों का सम्मान नहीं होता, उस व्यवस्था में क्षरण आरंभ हो जाता है। बुद्ध ने कहा महिलाओं का अत्यधिक सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से मनुष्यता का सृजन होता है। वह सृजन शक्ति है, इसलिए उनका नित्य बंदन अभिनंदन होना चाहिए। उन्हीं के कारण यह सृष्टि आगे बढ़ती है। जिस व्यवस्था में नारियों का सम्मान नहीं है, वह व्यवस्था अवश्य ही क्षरणशील हो जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही गीता में भी है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म का पालन अर्थात आपके लिए जो दायित्व निर्धारित हैं उसका आप पालन करें। दूसरों के दायित्व में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हम सभी भूमिका जीवी हैं, हम सबकी एक निश्चित भूमिका है। हमें अपनी भूमिका के साथ न्याय करना चाहिए, इसका हमें निरंतर ध्यान रखना है। जब हम अपनी भूमिका का ध्यान रखेंगे तभी हम लक्ष्य का संधान कर पाएंगे। जो भारतीय राजनीति की व्यवस्था है, जो भारतीय भूमि की व्यवस्था है, लक्ष्य संधान तभी कर पाएंगे जब अपनी भूमिका का ध्यान रखें। आमतौर पर हम लोग अपनी भूमिका छोड़कर दूसरे अपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, इसी पर विचार करने लगते हैं। तो हम अपनी भूमिका से भी न्याय नहीं कर पाते और दूसरे की भूमिका में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसे उचित नहीं कहा जाता। इसलिए अपनी अपनी भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही जो भारत का ध्येय है उसे हम पूरा कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि आज की जो व्यवस्था है वह भौतिक व्यवस्था है, लेकिन इस भौतिक व्यवस्था में आध्यात्मिकता का क्या प्राबल्य है, अब इसका अनुभव होने लगा है। हमने सुख सुविधा के तमाम साधन जुटा लिए वैज्ञानिक उन्नति के दौर में, तकनीकी कौशल के दौर में, लेकिन आज वह कोई भी सुख सुविधा हमारे काम नहीं आ रही। आपने जो अर्जित किया वह आपका है भी, आप उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर आपने संपत्ति का सृजन किया होगा, लेकिन आज आप उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, वो आपका रह भी गया है। यह भी विचार करने की चीज़ है। आपके पास सिर्फ अगर कुछ है तो आप स्वयं हैं, आपकी रक्षा होनी चाहिए। और एक अदृश्य वायरस इतना तबाह कर सकता है, हम आपने कभी इसका अनुमान नहीं किया होगा, कभी इसका ध्यान नहीं किया होगा। अर्थात हमें भौतिक उपलब्धियों की अस्थिरता पर अब विचार करने की ज़रूरत है। आज हमारे रक्षण में आगे कौन आए? वे जो चिकित्सक हैं, वे जो सुरक्षा प्रहरी हैं, वे जिन्हें हम हाउस कीपिंग कहते हैं, या सेवा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए लोग हैं। आप दुनिया के सभी देवालयों को देख रहे हैं जिनका हम निरंतर वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, और नित्य हमें उनका अभ्यर्थन करना चाहिए, अभ्यर्थना करनी चाहिए। लेकिन ये सभी देवालय बंद हैं। कारण कि देवालय में रहने वाले जितने देवी देवता हैं वह सभी औषधालय में चले आए हैं और डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, सहायक स्टाफ के रूप में आपकी सेवा करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। हम आप एक अदृश्य वायरस से डरकर घर में बैठे हैं अपने को सुरक्षित करने के लिए, और उस वायरस से हमें सुरक्षित करने के लिए ये जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस हैं, सैनिक हैं, यह सब बाहर खड़े हैं। उस अदृश्य के लिए जो दृश्यमान है आज, ये लोग हैं। इसलिए आज ये लोग वंदनीय हैं।
आपके आसपास जहाँ कहीं भी हों, आप इनका सम्मान करें, इनका गुणगान करें, इनका प्रोत्साहन करें। आप उस राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सेदार हैं जिसमें हमेशा यह माना जाता है कि यहाँ प्रतिभा को सम्मान मिलेगा, जहाँ परिश्रम को पुरस्कार मिलेगा और जहाँ हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा। आप ऐसा करने में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएंगे तो यह देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम जो लक्ष्य लेते हैं वो हमारे बहुत पास नहीं होता, लेकिन इससे हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हौसला बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। यह लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत और दुनिया के धरातल पर श्रेष्ठतम भारत की रचना। आप आगे आएं और इस अभियान को उस मुकाम तक ले जाएं जहां हमारा राष्ट्र दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र हो। आज पूरा विश्व भारत की ओर निगाह लगाए हुए है कि जो वैश्विक त्रासदी है इसके समाधान का मार्ग भारत से ही आता है। आप इस पथ पर आगे बढ़ें, आप अवश्य सफल होंगे। हमेशा ध्यान रखें कि आज की तारीख में आपकी सुरक्षा के लिए जो शासन प्रशासन से मिल रहे निर्देश हैं उनका आप अक्षरशः पालन करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें। कभी बाहर निकलने की अगर ज़रूरत आ ही पड़ी तो मुंह पर मास्क लगाकर अवश्य निकलें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। घर में एक सामान्य सैनिटाइज़र आप बना भी सकते हैं। आप नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती को पानी में उबालकर और फिर उसे छान कर रख लें। वह किसी भी सैनिटाइज़र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वसुलभ है, अपने देश में सर्वत्र है। आप उसका प्रयोग करें। जो भी निर्देश मिलते हैं शासन के द्वारा उसका पालन करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। और आज हम सभी को मिलकर के भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत बनाना है, दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और योगदान करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।